ठीक है भाई, चलो चेक करो तो ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है या नहीं है। वेट एक सेकंड। चेक करो जल्दी चेक करो एक बार। क्लियर, गुड, चेक। ठीक है फिर चलो, ठीक है देखो। तो कल के क्लास में हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल से रिलेटेड जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारा कुछ कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि मेटल्स जो रहते हैं इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मतलब कि अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगा करके और से और बोलने का मतलब वो सब्सटेंस जहां से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन देखेंगे, इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक से एक आध दो बचेंगे, मे भी आज से तुम्हारा चैप्टर जो है कवर अप हो जाए, ठीक है। चलो तो ठीक है, फिर आज के लिए हेडिंग लगाओ सीधा। वेट एक सेकंड, प्रीवियस क्लास का बचा हुआ था। ठीक, तो आज के लिए हेडिंग लगाओ इसमें अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। हो गया, एक मिनट वेट करना थोड़ा, क्या आधे लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक। ठीक है चलो, जो आएगा फिर रिवाइंड में देखते हुए चलेगा। अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला हम लोग डिफाइन करने वाले हैं और, लगाओ हेडिंग लगाओ और। तो और किसको बोला जाता है, और जनरली मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे मिनरल्स जहां से हम लोग किसी एक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मिनरल को हम लोग बोलेंगे और। तो इसमें लिखना मिनरल्स फ्रॉम वेयर metals can be extracted, minerals from where metals can be extracted are known as ores, ठीक। एग्जाम्पल पे इसमें बहुत सारा चीज लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में इसमें हम लोग लिखेंगे, एक होता है बॉक्साइट, एक हो जाएगा आयरन ओर, ठीक है। तो बॉक्साइट से मेनली क्या बनता है, ये एक चीज याद रख लेना, यहां से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट जो और होता है इसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन और से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किया जाएगा, और ऐसे ही अलग अलग तुमको क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, इसमें ओर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर, ठीक है, नोट इट डाउन जल्दी। अच्छा चलो मैं हट जाता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। डन, ठीक है। तो देखो समझो, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास ओर आता है, इस ओर को हम लोग इसको पहले रिफाइन करते हैं, इसको पहले हम लोग एनरिच करते हैं। बोलने का मतलब, जैसे मान लो ये इतना बड़ा मैं कुछ एक ओर लेकर के आया, इसमें से मुश्किल से एक आध दो थोड़े मोड़े अमाउंट में ही हम लोग, जैसे मान जितना मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, सिर्फ यही है वो मेटल जिसको मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। बाकी इसका मोस्टली पार्ट जो है ये तुम्हारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। मोस्टली पार्ट जो रहता है और का वो वेस्ट चला जाता है, कुछ ही अमाउंट पे उस पे हम लोगों को मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस बेसिस पर अगर देखेंगे तो इसका मोस्टली पार्ट जो है, ये जो बाकी जो दिख रहा है तुमको एरिया, ये सारा का सारा इसका वेस्ट पोर्शन है।
मतलब ऐसा पार्ट जो हमारे लिए कोई काम का नहीं, सिर्फ ये जो सर्कल बनाया हुआ हूं मैं, यही बस मेटल्स होते हैं। ठीक, यही से हम लोगों को उस मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो समझो ध्यान से। अब अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये तो मेटल का जो अमाउंट है इसमें, ये तो बहुत कम है और वो भी अंदर अंदर पे ये प्रेजेंट है। तो करेंगे क्या, सबसे पहला मैं इसको लेकर के आऊंगा, इसको पहले क्या बोलते हैं, क्रशिंग करके इसको पूरा का पूरा मैं पाउडर टाइप का बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो जब मैं इसको पाउडर टाइप का बनाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मान करके चलो कि इसमें दो टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एक एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें आयरन, और दूसरा बाकी जो प्रेजेंट है इसको मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना मान लो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो लाइमस्टोन होता है वो इस पे प्रेजेंट है, और मेरे को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है आयरन। तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले ये पूरे के पूरा ये जो ओर है इसको मैं क्रश करके पूरा का पूरा पाउडर बना दूंगा। उसके बाद जो पाउडर रहेगा उसके ऊपर मैं कोई एक मैग्नेट लेकर के अगर मैं आता हूं, तो मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ से आयरन को अलग कर लेगा। ठीक है, तो आयरन को सेपरेट करने से पहले मैंने इस ओर में कुछ जो काम किया हुआ था, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जिसमें कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले बहुत सारा जो वेस्ट पार्ट रहता है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालने का कोशिश किया जाता है, इंप्यूरिटीज को बाहर निकालने का कोशिश किया जाएगा। इसी को बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो अगला हेडिंग लगाओ, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, या फिर इसी को बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो ओर्स जो भी आते हैं उसको कंसंट्रेट करने के लिए या फिर उसको एनरिच करने के लिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इंप्योरिटीज है उसको पहले से उसमें से बाहर निकाल लिया जाए। तब जब हम लोग उसमें से फिर प्रोसेस करेंगे, ओर से मेटल को निकालने का जो प्रोसेस करेंगे उसमें हम लोगों को बहुत कम मेहनत करना पड़े। ठीक है, उसमें हम लोग को बहुत कम मेहनत करना पड़े। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्लियर, इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो पहले देख लो यहाँ पे, फिर इमेज पे चलेंगे और इमेज से एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे वहां पे। तो एक सेकेंड, एनरिचमेंट ऑफ ओर जो है इसमें टोटल हम लोग को जो मेथड्स देखने हैं, सबसे पहला मेथड इसमें से आ जाएगा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, तो देखो जैसे हम लोग घर में जैसे चावल वगैरह रहता है, तो घर में जो मम्मी होते हैं वो करेंगे क्या, चावल में जो अगर बहुत सारे इंप्यूरिटीज रहते हैं, अब तो खैर पैकेजिंग वाले चावल आते हैं तो उसमें इंप्यूरिटीज देखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, बट अगर खेत से जो फसल आता है उसमें से अगर उसको प्रोसेस करके अगर राइस उसमें से निकाला जाता है, तो उस राइस में बहुत सारे इंप्यूरिटीज रहते हैं, 10 पार्टिकल रहेगा छोटे छोटे, उसमें से क्या बोलना चाहिए, कंकड़ मिलेंगे तुमको। तो उन सब को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड उसमें सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग एक मेथड होता है जिसमें जिसमें जितने भी इम्प्योर चीजें होंगे या फिर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे आंखों से दिखते हैं और साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, उसको हम लोग हाथ से ही सिलेक्ट कर करके उसको एक एक करके चुनते हैं और उसको हम लोग अलग करते हैं। यही प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हैंड पिकिंग। ठीक, नेक्स्ट अगला आ जाएगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, अब देखो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में करते क्या है, अगर देखे रहोगे तो चावल में अगर कंकड़ रहता है तो उसको साफ करने के लिए करते क्या है, एक बर्तन ले लेंगे, एक इस टाइप से एक बर्तन ले लेंगे, इसमें चावल और कंकड़ दोनों को ही पूरा का पूरा डाल दिया जाता है। ठीक, और फिर उसको ऐसे 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 कर उसमें पानी भी लगा दिया जाएगा, पानी भी डाल दिया जाएगा, और फिर जब उसको ऐसे 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 कर शेक किया जाता है, तब उसमें ग्रेविटी बोलने का मतलब जो चीज भारी होता है वो नीचे में बैठ जाएगा और जो चीज हल्का होता है वो ऊपर में फ्लोट करने लगेगा। तो जब उसको हम लोग शेक करते हैं तो जितने भी भारी सब्सटेंस होता है, तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो चावल से भारी होते हैं, तो वो क्या होता है, नीचे में डिपोजिट हो जाता है और उनके ऊपर में पूरा का पूरा चावल आ जाता है। फिर चावल को ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं। यही प्रोसेस जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। जो अगर मूवीज वगैरह देखे हुए रहोगे तो मोहनजोदारो का एक मूवी आया हुआ था। ठीक है, जो कि वो हड़प्पा और मोहनजोदारो का जो पूरा हिस्ट्री में पढ़े हुए थे, उसी का एक मूवी आया हुआ था मोहनजोदारो नाम से। उसमें जो रिवर फ्लो होता है, इंडस रिवर फ्लो होता है, लोग वहां पे जाते हैं और वहां से सोना एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि सोना जो उसमें से सोना रहता है, गोल्ड जो रहता है वो सॉइल के साथ में पूरा का पूरा मिक्स रहता है,
और गोल्ड जो रहता है वो सॉइल के कंपेरिजन में थोड़ा सा भारी रहेगा, तो उसको वही ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करके गोल्ड को वहां से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अभी इमेज में वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेविटी सेपरेशन के बाद हम लोग देखेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसमें हम लोग पानी मतलब वाटर और पाइन ऑयल इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं और उसमें बहुत तेजी से हवा पास किया जाता है, एयर उसमें से बहुत तेजी से पास करवाएंगे, तब जो पानी और ऑयल का जो मिक्सचर है वो पूरा का पूरा बबल बनाना स्टार्ट करेगा। वहां से समझ में आया, बबल बनाना स्टार्ट करेगा, उसको भी अभी देखेंगे। और जो इंप्यूरिटीज रहते हैं उसमें नीचे में बैठना चालू हो जाते हैं, और जो मेटल होता है वो बबल के साथ में ऊपर में फ्लोट करना स्टार्ट करता है। ये याद रखना, मेटल नीचे में नहीं बैठेगा, नीचे में इंप्यूरिटीज जाकर के बैठते हैं। डिपोजिशन किसका होता है बोलने से, इंप्यूरिटीज का, और ऊपर में फ्लोट क्या करेगा बोलने से, मेटल ऊपर में बबल्स के साथ में उसमें फ्लोट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट, अगला जो आ जाएगा इसमें से आ जाएगा ग्रेविटी सेपरेशन, सॉरी ग्रेविटी तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चारों मेथड जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसका इमेज से हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नोट इट डाउन फास्ट। पहला है हैंड पिकिंग, सेकंड वन इज ग्रेविटी सेपरेशन, थर्ड वन इज फ्रोथ फ्लोटेशन एंड फोर्थ वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये सारे के सारे प्रोसीजर किसके लिए किया जाता है बोलने से, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर्स को और ज्यादा कंसंट्रेट बनाने के लिए हम लोग इन चारों मेथड्स का, इनके अलावा भी और भी मेथड्स होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से हमको सिर्फ और सिर्फ यही 4 मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट। डन, क्लियर, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इमेजेस। तो ये तो कल हो चुका था हमारा। ये देखो, ये हैंड पिकिंग का मेथड। ये हैंड पिकिंग मेथड है। इसमें ये राइस के कुछ ग्रेन्स रहेंगे, या फिर ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। ठीक है, तो हाथ से ही उनको क्या किया जाता है, उनको उठा करके उनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये जो रहता है ये हैंड पिकिंग मेथड है, हाथ से सेपरेट करने का, हाथ से उठा करके सेपरेट करने का मेथड को हम लोग बोल रहे हैं हैंड पिकिंग मेथड। देखो, मैं जो बोल रहा था तुमको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, वो ये होता है, इसमें एक बर्तन लिया हुआ है, इस बर्तन में मिट्टी भी है और गोल्ड भी है। ये देख लो, दिख रहा होगा। एक सेकेंड मेरे को हटने दो, वेट। अब दिखा, ठीक, क्लैरिटी है। देखो, तो ये बर्तन में क्या है, मिट्टी और सोना दोनों ही मिला हुआ है। इसमें पानी पहले डाला जाएगा और इसको ऐसे 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 करके शेक किया जाता है। ठीक है, जब उसको शेक करते हैं तब के केस में जो भारी भारी सब्सटेंस होगा, जो भारी सब्सटेंस होता है वो नीचे में बैठना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हल्का सब्सटेंस होता है वो ऊपर में वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो लेयर बनाएगा, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। नीचे में क्या आएगा बोलने से भारी सब्सटेंस आएगा, और ऊपर में क्या आएगा बोलने से हल्का सब्सटेंस आएगा। ठीक है, तो मिट्टी जो रहता है वो गोल्ड के कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक, मिट्टी जो रहेगा वो गोल्ड के कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्का रहता है। तो जब हम लोग उसको ऐसे 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 शेक करके उसमें से बाहर निकालते हैं मिट्टी को, तो देखो ये जो है वो एनरिच हो चुका है, ये और एनरिच हो चुका है। दिख रहा होगा यहाँ से, ये हल्का हल्का येलोइश तुमको जो दिख रहा है वो गोल्ड है, वो यहाँ पे तुमको विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट इसमें हल्का हल्का येलो दिख रहा है, इसमें तो पूरा क्लैरिटी के साथ येलो दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये तुम्हारा गोल्ड होता है, और बाकी जो बचा हुआ ये ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये बचा हुआ सॉइल या फिर छोटे मोटे कंकड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड, जिसमें से किसी भी एक बर्तन पे ओर को ले करके उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं और उसको ग्रेविटी के हिसाब से सेपरेट किया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो देखो, फोर्थ फ्लोटेशन में करेंगे क्या, सबसे पहला एक बड़ा सा टंकी ले लिया जाएगा,
बड़े से टंकी में वाटर, वाटर के साथ पाइन ऑयल, वाटर के साथ पाइन ऑयल, इसमें क्या मिला हुआ है बोलने से, वाटर प्लस पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, ठीक है। वाटर और पाइन ऑयल को इसका मिक्सचर में जब हम लोग एयर फ्लो करवाते हैं, ये दिख रहा है एक पाइप लिया हुआ है, इसमें से एयर फ्लो करवाया जाएगा बहुत तेजी से, बहुत तेजी से जब इसमें से एयर फ्लो करवाते हैं तो इसमें से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लियर। और वो जो बबल्स रहते हैं वो अपने साथ में मेटल्स को ले लेकर के ऊपर चलेंगे और इसके ऊपर में पूरा का पूरा ये फ्लोट करना स्टार्ट करेगा और नीचे में जितने इंप्यूरिटीज रहते हैं वो सारे के सारे इंप्यूरिटीज नीचे में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मैं तुमको एक रियल इमेज दिखाता हूं, यहां से ये एक इमेज है इसका, देखो दिख रहा होगा, हाँ क्लियर है विजिबिलिटी, देखो। तो ये एक बहुत बड़ा सा एक टंकी है, ऊपर में जो तुमको ब्राउन कलर में दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, वो बबल्स के साथ में ऊपर उठा हुआ कॉपर मेटल है ये, ठीक है, ये कॉपर मेटल है, ये कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। तो कॉपर के ओर को एनरिच करने के लिए इसमें फोर्थ फ्लोटेशन का मेथड यूज किया गया है, जिसमें से इस बड़े से टंकी के अंदर में पानी और क्या बोलना चाहिए उसको, पाइन ऑयल, ठीक, पानी और पाइन ऑयल का मिक्सचर किया जाता है। ये बीचों बीच एक जो तुमको पाइप दिख रहा होगा, ये दिख रहा है पाइप है, यहाँ से एक छोटा सा पाइप दिख रहा होगा तुमको, ये बहुत एक्चुअल में बड़ा साइज में बड़ा है, इमेज में तुमको छोटा दिख रहा है। तो इसी पाइप में बहुत तेजी से एयर ब्लो कराया जाता है, तो इसमें से जो बबल्स रहते हैं फाइनली ये फोम बनाते हैं, वहां पे ऊपर झाग बनाएंगे, ठीक है, फोम क्रिएट करते हैं और उसी फोम के साथ में जो मेटल होता है वो ऊपर में फ्लोट करना स्टार्ट करता है। फिर इसको ऐसे बाहर निकाल दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े इसमें रॉड लगे हुए रहेंगे साइड में, फिर इसको जब घुमाया जाता है तो इसको फिर समेट करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है और इसको कुछ देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो फोम होता है इसमें छोटे छोटे जो बबल्स रहते हैं वो धीरे धीरे करके फटना स्टार्ट होंगे और फाइनली इसमें तुम्हारा मेटल जो रहेगा वो बच जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ फ्लोटेशन का मेथड, दिखा, ठीक। एक आध इमेज और होगा, ये भी है, देखो इसमें भी एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ऊपर में जो तुमको दिख रहा है, ऊपर में जो तुमको फोम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो सारा का सारा क्या है, इसमें मेटल है, मेटल, ठीक। ये फोम के साथ में ऊपर में मेटल भी फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर में, ठीक है। ये हो गया फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो देखो इस मेथड में क्या किया जाता है, वेट, हाँ, ये दो चीजें हैं, या तो ये जो बेल्ट लगा हुआ रहता है इसमें, ये जो बेल्ट लगा हुआ रहता है इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो या तो इसमें बेल्ट को हम लोग मैग्नेटिक बनाएंगे या फिर यहाँ पे ये जो रोलर दिख रहा है, रोलर, ये रोलर को मैग्नेटिक बनाए, दोनों में से किसी भी एक को मैग्नेटिक बनाने से काम चल जाता है। तो देखो इसमें प्रोसेस क्या किया जाएगा, सबसे पहला जो भी सब्सटेंस होता है, एक तो मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके साथ में कुछ इंप्यूरिटीज होना चाहिए, तो उस सब्सटेंस के ओर को हम लोग इसके ऊपर में ऐसे करके छोड़ेंगे, कन्वेयर बेल्ट उसको लेकर के आगे बढ़ेगा, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मैग्नेट क्या करेगा, जो आयरन वाले सब्सटेंसेस रहेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहेंगे, उसको अपने साथ में ये चिपकाएगा और चिपका करके उसको थोड़े से दूर में ले जाकर गिराएगा और बाकी ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो दूर में जा करके गिरना चालू होंगे, तो ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हो जाएंगे और ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स हो जाएंगे। और इस मैग्नेटिक रोलर का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे और इससे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, क्लियर। आया तो ये डायग्राम तुमको बनाना पड़ेगा वहां, फोर्थ फ्लोटेशन के लिए डायग्राम्स वगैरह बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही ऊपर जो हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े हुए तो उसके लिए भी डायग्राम्स नहीं बनाए जाते। हाँ सॉरी, फोर्थ फ्लोटेशन के लिए पूछा जाता है डायग्राम, वो जो एक टैंक देखे हुए थे, वेट, ये जो टैंक देखे हुए थे ये डायग्राम तुमको बनाया फोर्थ फ्लोटेशन के लिए, अगर तुमको बनाने के लिए आया तब के केस में। और अगर तुमको ये पूछता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, तब के केस में डायग्राम तुम ये बनाने वाले हो वहां पे, क्लियर, ठीक है। इतने में किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो। ये जो 4 मेथड्स हम लोगों ने कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के लिए पढ़ा हुआ है, इतने में अगर किसी को डाउट हो तो पूछो।
क्लियर क्लियर, नो डाउट, नो डाउट। ठीक, ठीक है, चलो। तो अगर डाउट्स नहीं है तो हम लोग अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब चालू करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, पूरा प्रोसेस देखते हैं अब एक एक करके कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया कैसे जाए। लगा अगला हेडिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो देखो, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग अलग अलग 3 टाइप से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो समझो इसमें कि मेटल जो रहता है ये कितने टाइप से हो जाएंगे, ये 3 टाइप से हो जाएंगे मेटल्स। एक हो जाएगा एक हो जाएगा हाई रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव, मिड रिएक्टिव और नो रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव। नो रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग को आज देखना है, जिसमें से ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये दोनों ही बहुत ही छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को लेंथी कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। बट मिड रिएक्टिव एलिमेंट जो रहते हैं इनको सेपरेट, सॉरी, इनको हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों छोटे छोटे को हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले मैं हेडिंग लगा एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, क्लियर। तो ये पहले हम लोग देखेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स। एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल में इसका क्या क्या जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर भी इसी में आता है आने को, बट हम लोग, हाँ चलो कॉपर भी लिख ही लो, कॉपर एटसेट्रा। तो ये सारे वो मेटल या फिर एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। एनवायरमेंट से बहुत कम रिएक्शन करेंगे, कोई सा भी गैस हो या फिर कोई सा भी कंपोनेंट हो उससे बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, बहुत ही आसानी से हम लोग इन सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए करना कुछ नहीं रहता, जनरली इनमें जो इंप्योरिटीज रहता है वो सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। याद करो जब हम लोगों ने सिल्वर पढ़ा हुआ था, सिल्वर जब पढ़े हुए थे तो सिल्वर का इंप्योरिटी कौन से फॉर्म में था, Ag2S, हाँ ना, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में। तो Ag2S जो रहता है जनरली ये सारे के सारे मेटल्स सल्फाइड से रिएक्ट करके, सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड इंप्योरिटी बनाएंगे। तो सल्फाइड इंप्योरिटी को हटाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको चुपचाप गर्म करना है, हीट हीट प्रोड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन रहेगा तभी उसको हीट मिलेगा, तब जाकर के इसमें से ये जो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये गैस बना करके बाहर चला जाएगा और बचेगा यहां से सिर्फ सिल्वर। तो ये 2Ag हो गया और प्लस SO2, ये बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। जल्दी लिखो, इसको नोट डाउन करो जल्दी। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट। डन, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ, इसमें चाहो तो एक आध एग्जांपल और लिख सकते हो अपने से, जैसे कॉपर सल्फाइड ले लो तो Cu2S, ये हो गया गिव्स, जिसको हीट देंगे ये भी क्या बना लेगा, Cu प्लस SO2, ये भी बाहर निकल जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स इसमें और भी लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा इसमें क्या लिखे थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स।
अब लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स, इसके एग्जांपल में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। एक रिएक्टिविटी सीरीज में इनका जो नंबर रहता है ये सबसे ऊपर में आता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो मेथड का यूज करते हैं उसको लिखना, इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड टू सेपरेट, इलेक्ट्रोलाइसिस इज मेथड लिखना, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट high reactive metals, highly reactive metals from their ores, from their ores। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस रहता है, देखो समझो पहले ध्यान से। इसमें जैसे मान लेते हैं हम लोगों को सोडियम हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं जो और सेलेक्ट किया हुआ हूं वो है NaCl का। ठीक है, NaCl का इसमें से और सेलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला NaCl में से सोडियम को मेरे को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला मैं करूंगा क्या, जो NaCl का पूरा ये तुमको दिख रहा है सॉल्ट जो दिख रहा है, इसको पहले वाटर में डिसॉल्व करवाओ। वाटर में डिसॉल्व करवाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। नाम याद कर लो, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर। ठीक, अब ब्राइन सॉल्यूशन को इसमें पूरा का पूरा भर दिया गया, फिल कर दिया गया इसको। अब करेंगे क्या, एक इलेक्ट्रोड लाए यहां, दूसरा इलेक्ट्रोड लाए यहां। ठीक, अब इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं एक बैटरी, एक सोर्स, बैटरी सोर्स। ठीक है, एक सोर्स से इसको ज्वाइन करवा दिया। अब अंदर में क्या है बोलने से, अभी यहाँ पे Na+ घूम रहा है और Cl- घूम रहा है। जब भी हम लोग नमक को पानी में घोलते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने के बाद सोडियम प्लस आयन बना लेगा और क्लोरीन माइनस आयन बना लेगा। अब देखो यहां से हम लोगों ने इसको डीसी सप्लाई दिया हुआ है प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा एनोड। ठीक है, प्लस वाला जो पॉइंट दिख रहा है टर्मिनल, ये हो जाएगा एनोड, और माइनस वाला जो टर्मिनल दिख रहा है तुमको, ये हो जाएगा कैथोड। ठीक है, प्लस वाला जो साइन में दिख रहा होगा ये हो जाएगा तुम्हारा एनोड, और माइनस साइन में जो है वो हो जाएगा तुम्हारा कैथोड। अब यहाँ पे अंदर में दो डिफरेंट आयन घूम रहे हैं, एक है सोडियम प्लस आयन, ठीक, और दूसरा जो है ये क्लोरीन माइनस आयन। जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव आयन जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है जिसमें, वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो होता क्या है, यहाँ से सोडियम जो है धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड के सरफेस में डिपोजिट होना स्टार्ट होता है, ऊपर में चिपकना चालू हो जाएगा। और क्लोरीन तो गैस होता है, ठीक है, तो क्लोरीन होगा क्या, क्लोरीन यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रोड के साथ यहां से इलेक्ट्रॉन ये दे देगा इसको, और क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में यहां से पूरा का पूरा ये इवॉल्व हो जाता है। क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और सारा का सारा सोडियम मेटल जो है वो कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर में, उसके सरफेस में जाकर के पूरा का पूरा वो डिपोजिट होने वाला है, चिपकने वाला है। ठीक है, और वहीं से हम लोग फिर मेटल को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर, नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा, इसका तुम लोगों को वो इक्वेशन भी लिखवाना है, ठीक है, चलो वो डायग्राम बनाओ, इतने को नोट डाउन करो, फिर इक्वेशन लिखवाता हूं। हो गया, गुड, चलो
ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन भी लेते हैं ना, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन ले लो या फिर मोल्टन NaCl ले लो, दोनों ही काम आएगा। पिघला हुआ नमक, मोल्टन NaCl, दोनों लिखो, दोनों ही यूज होता है। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मोल्टन NaCl भी ले सकते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। जनरली जो ज्यादा अमाउंट पे जब हम लोग को सोडियम एक्सट्रैक्ट करना रहता है तो ब्राइन सॉल्यूशन ना लेकर के हम लोग सीधा का सीधा NaCl को ही मेल्ट डाउन कर देंगे। जब वो पिघल जाता है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वहां से हम लोग सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं। तो देखो क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शंस। पहला एट कैथोड, एट कैथोड हो क्या रहा है, कैथोड के पास में सोडियम जो है ये प्लस आयन है, ये कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, पहले से ही ये कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, बोलने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अभी भरे पड़े हैं। तो होगा क्या, सोडियम जो है ये कैथोड के पास जाएगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बना लेगा सोडियम। क्लियर, वही एट एनोड, एट एनोड होगा क्या, क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये करेगा क्या, क्लोरीन अपना एलिमेंट बना लिया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो उसको ये रिलीज कर दिया। ठीक, तो देखो होता क्या है, क्लोरीन आएगा यहाँ पे चिपकेगा, क्लोरीन आएगा इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस रास्ते से घूमते 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 ये पहुंचेगा कैथोड के पास। अब क्लोरीन तो इसको इलेक्ट्रॉन देकर के ये आजाद हो चुका है, बाकी जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो घूम करके जा चुका है कैथोड के पास। सोडियम को चाहिए इलेक्ट्रॉन, सोडियम को स्टेबल होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम पहुंचेगा कैथोड के पास, वहां से इधर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये इस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर में ये चिपकना चालू हो जाता है और फिर हम लोग वहां से मेटल, सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, ये दोनों रिएक्शन भी लिखो जल्दी, कैथोड में कौन सा रिएक्शन हुआ है और एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, जल्दी करो जल्दी। हो गया नोट डाउन, हो गया, गुड, वेरी गुड। चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़े, देखो अब इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहां से बहुत कम पूछा जाता है, क्वेश्चन जो रहता है ये मिड रिएक्टिव एलिमेंट से जाके पूछे जाते हैं। तो लिखना एक्सट्रैक्शन ऑफ मिड रिएक्टिव मेटल्स, मिड रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसमें जैसे आयरन हो जाएगा, ठीक, और भी बहुत सारे आएंगे, कॉपर भी इसमें ही आ जाए, कॉपर भी इसमें आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, कॉपर दोनों में आएगा, हाई रिएक्टिव में भी आता है, लो रिएक्टिव सॉरी मिड रिएक्टिव में भी आता है, तो दोनों में हम लोग उसको लिख सकते हैं, बट यहाँ पे खाली आयरन लेकर के चलो एग्जांपल में, अभी हम लोग इसको बारे में डिटेल में देखेंगे। तो देखो सबसे पहला हम लोग जब हाई रिएक्ट सॉरी मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, मिड रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं, तो इसके लिए दो प्रोसेस तो पहले दिमाग में बिठाओ। सबसे पहला ये जो रहेंगे, जो भी ओर रहेगा ओर, ठीक, ओर को सबसे पहला हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जो ओर रहता है ओर को कुछ ना कुछ प्रोसेस करके सबसे पहला इसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जिस भी मेटल को हम लोग को ओर से एक्सट्रैक्ट करना है हमको उसी मेटल का ऑक्साइड चाहिए। ठीक है, ओर से हम लोग मेटल ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट कर लिए, ये हो जाएगा पहला प्रोसेस। ठीक, इसके बाद सेकंड प्रोसेस जो रहता है इसमें ऑक्साइड, ऑक्साइड बोलने का मतलब इसमें ऑक्सीजन अभी प्रेजेंट है, तो इसके ऑक्सीजन को हम लोगों को यहां से बाहर निकालना है।
तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन जब होगा तो यहां से ये क्या आ जाएगा, फिर मेटल बाहर आ जाएगा प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारा जनरल प्रोसीजर है मिड रिएक्टिव एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का। और से बनाएंगे सबसे पहला मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के बाद हम लोग बनाएंगे, सॉरी मेटल ऑक्साइड को हम लोग रेड्यूस करेंगे। रेड्यूस करने का मतलब होता है उसमें से ऑक्सीजन को निकालना या फिर हाइड्रोजन को ऐड करवाना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इसके पास, उसी ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो हम लोग को फिर मेटल मिल जाएगा। ये उसका जनरल प्रोसेस है। लिखो जल्दी लिखो जनरल प्रोसेस, इसको लिखो फिर चालू करेंगे इसका एक्चुअल मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। हो गया, चलो गुड, बढ़िया। तो पहला नंबर इस पे हम लोग मेटल्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हो जाएगा कैल्सिनेशन। लिखो कैल्सिनेशन। एक सेकंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिड रिएक्टिव, ठीक है ठीक है चलो। तो पहला नंबर इसमें लिखेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन लिखो इसमें, प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोसेस ऑफ हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो melting point in the absence of air। ठीक है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। मतलब कि पूरा का पूरा एयर को वहां से हटा दिया जाएगा, वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, वैक्यूम में और रखा जाता है और और रखने के बाद फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, और रखने के बाद फिर उसको हम लोग जब प्रोसेस करते हैं तो इसी प्रोसेस और रखने के बाद वहां से एयर को हटा दिया गया, अब उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। जब उसको गर्म किया जाता है तब के केस में तब जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यहाँ पे एयर का यूज नहीं किया जाता है, विदाउट एयर हम लोगों को और गर्म करना है। ठीक है, और वो भी कहां तक गर्म करना है, मेल्ट नहीं होना चाहिए, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक, उसके पहले टेम्परेचर तक ही उसको हम लोग गर्म करेंगे, पूरा का पूरा उसको मेल्ट करना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैल्सिनेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक। तो अब इसमें से कौन से मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले वो देख लो। जब हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं विदाउट एयर तो इसका मतलब है जो मेटल होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रेटेड जो भी ओर्स होते हैं, हाइड्रेटेड लिखना है इसमें, हाइड्रेटेड ओर्स कैन बी processed by this method। processed by this method। ठीक है, लिखो इसको, लिखो जल्दी। हो गया, ठीक। तो एग्जांपल इसका लिखेंगे CuSO4 डॉट वेट, ये 10H2O, CuSO4 डॉट 10H2O। अब देखो कर क्या रहे हैं, इसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हीट। ठीक, एयर वेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे तो एयर को तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उसको लिखना ही नहीं है। तो CuSO4.10H2 जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस H2O। पहले ये जो कॉपर सल्फेट था ये हाइड्रेटेड फॉर्म में था। हाइड्रेटेड बोलने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ में अटैच थे। ठीक, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाएगा और सिर्फ बचेगा यहाँ पे क्या बोलने से CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट बचेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट बचेगा। जल्दी लिखो जल्दी, एक आध एग्जांपल और लिख ले।
ठीक, चलो लिख लेते हैं एक आध एग्जांपल में। और क्या लिख लेंगे इसमें से? आयरन का ऑक्साइड ले लो, चलो आयरन का ऑक्साइड ले लेते हैं। सेकंड नंबर Fe2O3, इसमें प्रेजेंट होता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 3H2O। ठीक है, इसको भी हम लोग जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये Fe2O3 प्लस 3H2O, ये 10H2 हो गया, 3H2O, 3H2O। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट डाउन करो। ये प्रोसेस है कैल्सिनेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ओर्स का हम लोग कैल्सिनेशन करवाएंगे जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म में जो भी ओर प्रेजेंट होता है उसी का हम कैल्सिनेशन करवाते हैं, उसी का कैल्सिनेशन करवाते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। हो गया, हो गया। गुड, चलो ठीक है, ठीक है, चलो। अब इसका ये तो हो गया कैल्सिनेशन। सेकंड मेथड इसका लिखेंगे, सेकंड मेथड रोस्टिंग। रोस्टिंग तो प्रीवियस वन जो था ये था प्रोसेस ऑफ हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट जो रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, सेम वही, इन प्रेजेंस या फिर इन एक्सेस ऑफ एयर लिखो। प्रोसेस ऑफ हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट इन एक्सेस ऑफ एयर। इन एक्सेस ऑफ एयर। अब इसका एग्जांपल देख लो यहीं पे। एग्जांपल में जैसे मान लो कॉपर सल्फाइड ले लिए, Cu, एक काम करते हैं लेड सल्फाइड ले लेते हैं, Pp2S। ठीक है, लेड सल्फाइड ले लिए, इसको हम लोग एयर के प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट करवा रहे हैं और साथ में इसको हम लोग क्या प्रोवाइड किए हुए हैं, हीट। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्ट कर लेगा और ये बना लेगा Pb और प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाएगा। नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी नोट डाउन करो। अच्छा पीबी, एक सेकंड रुको ना, पीबी एक दो, पीबी का वैलेंसी वन ही होता है, टू ही होता है, तो ये हो जाएगा पीबीएस, 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 पीबी2एस नहीं, पीबीएस होगा। पीबीएस प्लस O2 गिव्स पीबी प्लस SO2। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। एक एक एग्जांपल्स भी बहुत है। सेम ऐसे ही अगर दूसरे का लिखना चाहो तो इसमें जिंक सल्फाइड का भी लिख सकते हो, ZnS प्लस O2 गिव्स हीट, Zn प्लस SO2। लेड का सल्फाइड ले लो या फिर जिंक का सल्फाइड ले लो, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो सल्फर को वो बाहर निकाल देगा सीधा सीधा। जब भी तुमको ऐसा रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा जहां से तुमको सल्फर टाइप का चीज हो गया, कार्बन टाइप का चीज हो गया, अगर अलग करना है वहां से, अगर उसको सेपरेट करना है तो कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है। तो सल्फर रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो इस हिसाब से वो ऑक्साइड फॉर्म में इंप्योरिटीज जो रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं यहाँ के। क्लियर, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी। हो गया, डन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया।
डन डन, ठीक है, चलो सबका लगभग लगभग हो गया। अब इसमें से हम लोग तीसरा मेथड देखेंगे, ये तो हो गया रोस्टिंग। थर्ड, नहीं और मेथड नहीं देखना, ये तो हम लोग मेटल का ऑक्साइड बना लिए, दो मेथड से हम लोगों ने मेटल मेटल का ऑक्साइड बना लिए। अब हम लोग ये लिखेंगे, अगला लिखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन, सॉरी प्रिपरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। अभी जितना भी हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड वगैरह बनाया हुआ है, अब इन्हीं मेटल ऑक्साइड से हम लोग, अच्छा इसमें मेटल का ऑक्साइड नहीं लिखे हैं क्या, वेट वेट वेट, ये PbO ZnO वो ऑक्साइड है, ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, और SO2 बाहर में निकलेगा, उसमें लिखना भूल गया तो उसको लिख लो, PbO ZnO लिख लो, ये ऑक्साइड के फॉर्म में रहने वाला है PbO ZnO। और अब ऑक्साइड के फॉर्म में आने के बाद अब हम लोग को करना क्या रहता है, इन्हीं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो ऑक्साइड के फॉर्म में है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहला मेथड यूज करेंगे, रिडक्शन बाय कार्बन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब हो जाएगा रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन के साथ, कार्बन से इसको हम लोग रेड्यूस करवाने वाले हैं। तो देखो होगा क्या, सबसे पहला यहां से रेड्यूस करवाने का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना। तो हमारे पास यहाँ पे लेड ऑक्साइड दिख रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड दिख रहा है, तो एग्जाम्पल इसमें लिखना, एग्जाम्पल में जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे PbO हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड को हम लोग किससे रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन के साथ में, और इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड जब करते हैं तो ये होगा क्या, Pb, लेड बाहर आ गया, प्लस CO2 बन करके, ये गैस बन करके ये बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग को यहां से मेटल मिल गया। अगला ZnO, इसको कार्बन से रिएक्ट करवा दो, हीट प्रोवाइड करो, तो ये बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बाहर निकल जाएगा, और जिंक हम लोग का जो मेटल है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जल्दी करो, नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो ये दोनों एग्जांपल। डन, गुड। चलो अब इसी का सेकंड सेकंड मेथड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के ही सेकंड मेथड देखेंगे। रिडक्शन बाय कार्बन हो गया सेकंड नंबर, रिडक्शन बाय हाईली, एक मिनट रुको, चलो रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जनरली इसमें हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है, जनरली हम लोग इसमें एल्यूमिनियम का यूज करने वाले हैं, ठीक। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल में इसमें हम लोग लेते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, ले लो MnO प्लस, इसमें हम लोग लगा दिए Al, तो ये बनाएगा क्या, मैंगनीज तो बाहर निकल आएगा, और साथ में Al2O3 बनाएगा। बैलेंस करना तुम्हारा काम, मैं अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ हूं, बैलेंस तुम करोगे, ठीक है, मैं बिना बैलेंस किए हुए, अच्छा MnO2 ना, MnO2 प्लस Al, ये दे देगा Mn मैंगनीज, साथ में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बना लेता है, और जो भी मेटल बचा हुआ है उसको ये एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंगनीज यहां से बाहर निकल जाएगा, लिखो एग्जांपल में MnO2 प्लस एल्यूमिनियम gives Mn plus Al2O3, Al2O3। आयरन में भी सेम प्रोसेस कर सकते हो, आयरन के लिए, आयरन के लिए भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। तो सेकंड नंबर एग्जांपल अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो Fe2O3
प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आयरन प्लस Al2O3। बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लेना है। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी, एक दो छोटे छोटे और टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। डन डन गुड। चलो अब लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड, जल्दी इसको करके खत्म करेंगे हम लोग। तो लास्ट हेडिंग लगाओ इसमें करोजन, अगला हेडिंग लगाएंगे इसमें हम लोग करोजन। तो इसमें लिखना इट इज द स्लो ईटिंग अप प्रोसेस, स्लो ईटिंग अप प्रोसेस ऑफ मेटल बाय एयर, जनरली ऑक्सीजन होता है, एंड वाटर वेपर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोसेस, हीटिंग अप प्रोसेस। बोलने का मतलब ये होता है कि वो मेटल जो रहेगा उसका आउटर लेयर, आउटर सरफेस धीरे 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 करके पूरा खत्म होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया हीटिंग अप प्रोसेस। नोट इट डाउन फास्ट, डेफिनेशन जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, इसमें लिखना करोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, सिर्फ आयरन के लिए। करोजन ऑफ आयरन इज known as rusting, is known as rusting, ठीक है। जल्दी लिखो। हाँ, इसका आयरन जो रहता है ये वाटर मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये हो जाएगा रस्ट का फॉर्मूला, ठीक। इसमें चाहो तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिएक्ट करवा सकते हो, O2 Fe2O3.XH2O, ये है रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट, रस्ट, ठीक। ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। जल्दी करो जल्दी। अच्छा, प्रिवेंशन भी इसका जल्दी कर लेंगे हम लोग, चलो लिखो जल्दी लिखो। अगला लिखते हैं प्रिवेंशन। छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर मैं इसको इलेबोरेट कर दूंगा। लिखो लिखो जल्दी लिखो। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इसमें ऑयलिंग, ऑयलिंग, और उसमें से क्या क्या आ जाएगा,
ऑयलिंग ग्रेसिंग तो एक हो गया। पेंट भी कर सकते हैं, पेंटिंग लिखो, पेंटिंग, एलॉइंग, एलॉइंग, एलॉय बनाना, ठीक। हाँ, फोर्थ नंबर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग चार चार तरीके हो जाएंगे हम लोगों को करोजन से बचने के लिए, ठीक है। सबसे पहला ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब हो जाता है किसी के भी ऊपर में ऑयल जब लगा देते हैं तो फिर ऑक्सीजन से, जैसे मान लो ये एक सब्सटेंस है, इसको हम लोगों ने ऑयल से पूरा का पूरा भरा हुआ है। ऑक्सीजन जो रहता है ये ऑयल को क्रॉस करके, O2 जो है ये ऑयल को क्रॉस करके इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ना ही वाटर मॉलिक्यूल ऑयल को क्रॉस करके इसको क्या बोलते हैं रस्ट लगा पाएगा। तो इस वजह से जब भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऑयल लगा दिया जाता है तो उसका रस्टिंग नहीं हो पाता। दूसरा पेंटिंग बोल रहा है, ऑयल पेंट आजकल आते हैं, जो भी किसी भी आयरन के रॉड्स वगैरह रहते हैं उसमें पूरा का पूरा हाँ ऑयल पेंट अगर लगा दिया जाता है तो फिर उसमें भी रस्टिंग नहीं लगता है, वो भी उसके ऊपर में। ये देखो, ये जैसे मान लो आयरन है, इसके ऊपर में अगर हम लोगों ने पेंट लगा दिया तो आयरन जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता है एयर के टूवर्ड्स, ठीक है। एयर के टूवर्ड्स आयरन डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा, जिसके वजह से आयरन में रस्टिंग नहीं होता, क्योंकि ये तो पेंट सरफेस ऊपर में है। पेंट जब ऊपर के सरफेस में है तो एयर के कॉन्टेक्ट में कौन आएगा, ये पेंट आएगा, और पेंट में तो रस्टिंग लगेगा नहीं। तो आयरन, और आयरन जो रहता है आयरन रॉड, ये रस्टिंग होने से बच जाता है। अगला जो है ये एलॉइंग। एलॉय बनाने का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को अलग अलग कंपोजिशन में मिलाकर के उसका एलॉय बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन से स्टील बनाया जाएगा, स्टील। स्टील जो है ये एक एलॉय है, स्टील जो है ये एक एलॉय है, ठीक है। देखना स्टील में कभी भी रस्टिंग नहीं लगता, लेकिन वही आयरन जो रहता है उसमें रस्टिंग हो जाता है। बोलने का मतलब ये है कि जब हम लोग एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, एलॉय जब बना लेते हैं तो एलॉय में रस्टिंग या फिर करोजन होने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जितने रेलवे के ट्रैक्स बने होते हैं, देखना रेलवे के ट्रैक्स जो रहते हैं वो स्टील के बने हुए रहते हैं, वो आयरन नहीं है, वो लोहा नहीं है, वो सारा का सारा क्या है, स्टील है। तो देखना जो रेल होते हैं, रेल उसमें रस्टिंग नहीं लगा हुआ रहता, पूरा का पूरा चमकते रहता है, उसमें जब पूरा का पूरा ट्रेन चल के जाता है तो वो चमकते रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, एलॉय फॉर्मेशन। अगला जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तुमको मैं बता रहा हूं, देखो ये इसमें क्या किए थे, ये एक मेटल ले लिए, उसके ऊपर में सोडियम, एक सोडियम जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही समझो, मान लेते हैं ये है आयरन, आयरन, इसके ऊपर में मेरे को किसी एक सपोज कॉपर का इसके ऊपर में, कॉपर का इसके ऊपर में मेरे को प्लेटिंग करना है, तो करूंगा क्या, मैं इस वाले इलेक्ट्रोड को आयरन का बना दूंगा। आयरन का ये पूरा का पूरा रॉड रहेगा, और कॉपर जब यहाँ पे आएगा तो कॉपर आयरन के ऊपर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर में डिपॉजिट करवाते हैं और उसका एक लेयर बनाते हैं, जिसके वजह से अब देखो ये आयरन है, इसके ऊपर में अगर ये कॉपर आ गया तो आयरन डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा एयर के टूवर्ड्स, तब के केस में आयरन में रस्टिंग नहीं लगेगा और कॉपर जो है उसको प्रिवेंट कर देगा रस्टिंग से, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी एक मेटल के ऊपर में दूसरे मेटल का लेयर लगाना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? चलो चलो, यहां तक जिसको जिसको समझ में आ गया क्लियर करके जल्दी जल्दी कमेंट पे लिखो, और अगर किसी को डाउट है तो डाउट पहले पूछ लो, क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारा पूरा कंप्लीट, ठीक है। डाउट अगर किसी को हो तो डाउट पूछ लो। नो डाउट, नो डाउट, ऑल क्लियर, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फिर चलो आज का सेशन यही एंड किया जाता है, और इतने में तुम्हारा केमिस्ट्री का भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 95% जो पोर्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। 95% तुम लोगों का जो पोर्शन है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वो कंप्लीट हो चुका है। बचे जो 5% 7% जो बचे हुए रहेंगे, थोड़ा मोड़ा जो कुछ छूटा पड़ा है, वो हम लोग पूरा सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक बार क्विक रिवीजन करने का कोशिश करेंगे, और उस टाइम पे मैं तुमको छूटे हुए सारी चीजें बताऊंगा। अगर रिवीजन नहीं भी हो पाता है तो जो छूटे छूटे हुए छोटे मोटे जो चीजें हैं इसको मैं तुमको अलग से
क्लास के एंड में बताऊंगा पूरा, ठीक है? जब सारे हमारे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं तुमको इसको बताऊंगा फिर। हालांकि बहुत कम चीजें छूटा हुआ है और ऐसे ऐसे चीजें छूटी हुई है, ऐसे ऐसे चीजें छूटी हुई है, ऐसे ऐसे चीजों को मैंने स्किप किया हुआ है यहाँ पे। अभी का जो हम लोग का पूरा चल रहा है, इसमें मैंने ऐसे ऐसे चीजों को स्किप किया हुआ है जो अभी पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। पढ़ा भी दूंगा तो भूल जाओगे। इससे बढ़िया एग्जाम के पास पास में उसको याद कर लेंगे, वो सारा का सारा फैक्चुअल डेटा है, ठीक है? एग्जाम के आसपास में मैं सारे के सारे नोट डाउन करवा लूंगा, एक बार रिवीजन करके चले जाना एग्जाम दिलाने के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे उसमें, ठीक? चलो तो फिर सेशन एंड किया जाता है आज।